मिस टाउन पहुंचने पर छिनतियान को पता चलता है कि वहां के सोल्जर और लोग ब्रेन वर्म के कंट्रोल में हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर वो उस कीड़े और उसे पालने वाले बीस्ट मास्टर को मार देता है। इसके बाद उसके मेंटर यान छिंग की वापसी होती है, जिन्हें छिनतियान सारा सच बताता है। मिलिट्री की बड़ी जांच टीम और जजमेंट कोर्ट हरकत में आती है, जिससे डिप्टी कमांडर श्याहो यांग समेत कई भ्रष्ट बड़े अफसर गिरफ्तार हो जाते हैं। छिनतियान पर लगे झूठे आरोप हट जाते हैं और उसे नई हीलिंग पावर्स के साथ मेजर की रैंक मिलती है। अब छिनतियान अपने असली दुश्मन वेन फैमिली को खत्म करने के लिए स्टार मून सिटी पहुंचता है। वहां उसे उनकी एक सीक्रेट फैक्ट्री का पता चलता है, जहां मरे हुए जानवरों का रहस्यमयी इस्तेमाल हो रहा है। वो अपनी सोल डिवावरिंग तकनीक से एक गार्ड को मोहरा बनाकर फैक्ट्री के अंदर छिपे एक खतरनाक बीस्ट का पता लगा लेता है। अब वो वेन फैमिली के इस डार्क सीक्रेट को दुनिया के सामने लाने की तैयारी में है। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं, जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं, तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 111, ब्रेन वर्म्स और ब्लैक होल्स। क्या तुमने मुझे ढूंढ लिया या फिर बस ब्लफ कर रहे हो? छिनतियान का दिल डूब सा गया। उसने खुद को बिल्कुल स्टिल रखा और चुपचाप इंतजार करता रहा। सफेद कपड़ों में खड़ा युवक ठंडे अंदाज में हंसा, हाथ हिलाया और 2 फायरबॉल्स अंधेरी सुरंग की तरफ उड़ गए। धम धम, लोहे जैसी मजबूत दोनों मुट्ठियों से फायरबॉल्स फट गए और छिनतियान अंधेरे से बाहर निकला। उसका चेहरा शांत था। उसने सामने खड़े युवक को देखा और पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? सफेद कपड़ों वाला युवक मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी एबिलिटी वाकई अजीब है, लगभग परफेक्ट छुपने की ताकत। लेकिन एक चीज है जिसे तुम छुपा नहीं सकते, स्पिरिचुअल पावर। 10 मिनट पहले ही मैंने तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर ली थी। छिनतियान ने पूछा, तुमने महसूस किया या फिर ब्रेन वर्म ने? सफेद कपड़ों वाला युवक हल्के से हंसा, सैकड़ों साल हो गए, मुझे लगा नहीं था कि कोई आज भी ब्रेन वर्म को पहचान पाएगा। छिनतियान ने चुपचाप अपनी जेब में रखा रिकॉर्डर ऑन किया और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ब्रेन वर्म को अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बीस्ट बनाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन वो तुम्हें ही हटा देगा? हे टिल्डे, हटा देगा। शब्द सुनते ही युवक के चेहरे पर तिरस्कार झलक गया। ये चिंता आम बीस्ट मास्टर्स की होती है, ऑन फैमिली की नहीं। हमारी सीक्रेट टेक्निक ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। बीस्ट मास्टर और स्पिरिट बीस्ट के बीच खून का रिश्ता होता है, जो आम सॉइल कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग है। तो ये सच में एक बीस्ट मास्टर है, ऑन फैमिली बीस्ट टैमिंग क्लान। छिनतियान ने उसे देखा और कहा, ब्रेन वर्म की पहचान इंसेक्ट रेस के कमांडर के रूप में है। एक बार एम्पायर को पता चल गया कि तुम चुपके से ब्रेन वर्म पाल रहे हो, तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को भारी सजा मिलेगी। फैमिली? युवक की आंखों में नफरत उभर आई। मेरे पास अब कौन सी फैमिली बची है? सालों पहले ऑन फैमिली की सीक्रेट टेक्निक और बीस्ट रियल्म को हथियाने के लिए 3 गोल्डन बीस्ट टैमिंग क्लानों ने मिलकर हमें फंसा दिया। हमने खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जजमेंट कोर्ट पहले से ही उनके कब्जे में था। ऑन फैमिली के 1000 से ज्यादा लोगों को एक एक करके खत्म कर दिया गया। न कोई इंसाफ देने वाला था, न किसी को हमारी जिंदगी या मौत की परवाह। जब जजमेंट कोर्ट भी नाइंसाफ हो और एम्पायर भी, तो मुझे एम्पायर की परवाह क्यों हो? मैं ब्रेन वर्म पालूंगा, उसे सेलेस्टियल सोल डोमिनेटर तक ट्रेन करूंगा और उन तीनों फैमिलीज, एम्पायर, सबको वही दर्द महसूस कराऊंगा जो मैंने झेला है। बोलते वक्त युवक के चेहरे पर पागलपन भरी लाली आ गई, जैसे उसकी आंखों के सामने इंसेक्ट रेस का सैलाब उमड़ रहा हो, जो उसके इशारे पर पूरी गैलेक्सी एम्पायर को तबाह कर दे। नफरत। छिनतियान को ऐसा लगा जैसे वो उसके चेहरे के पीछे छुपी एक काली टेढ़ी आत्मा को देख रहा हो। छिनतियान ने पूछा, तुम मिस टाउन के लोगों को सॉइल डिवोरिंग वर्म से कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन टाउन के बाहर वालों का क्या? सरकार और मिलिट्री आंखें बंद किए कैसे बैठी है? सफेद कपड़ों वाला युवक ठंडे अंदाज में हंसा। छिनतियान, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज हो। सीधे जड़ पर वार किया। सही कहा, मैं टाउन के बाहर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कैसे लगा कि मेरे पास साथी नहीं होंगे? मिलिट्री और बड़े सरकारी अफसर हमारे लोग हैं। बताओ, तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? यान छिंग के भरोसे? हे, इतना मासूम मत बनो। यान छिंग इस वक्त एक सीक्रेट मीटिंग में है, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। जब तक वो लौटेगा
तुम सिर्फ एक कंकाल रह जाओगे जिसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ये सुनकर छिनतियान की भौहें सिकुड़ गईं। जैसा मैंने सोचा था, वेन चेंगशन ही मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल सही, युवक ने खुलकर मान लिया। वेन चेंगशन के अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं। छिनतियान, तुमने जो मुसीबत खुद बुला ली है वो सब उस एंशिएंट एसेंस ब्लड की वजह से है। एसेंस ब्लड सौंप दो, शायद मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दे दूं। वेन चेंगशन, सच में तुम ही हो? कितना जिद्दी इंसान है। छिनतियान की आंखों में ठंडक चमक उठी। तो मतलब मुझे टारगेट करना, झाओ नुओ को मेरे सामने सुसाइड के लिए मजबूर करना, मुझे वांटेड बनाना, सब उस एम्बर और उसके अंदर सील एंशिएंट एसेंस ब्लड की वजह से था। अब उसे आखिरकार समझ आ गया था कि एम्बर के अंदर क्या बंद था। एंशिएंट एसेंस ब्लड। कोई हैरानी नहीं कि वो उसे इतना खींचता था। अगर एसेंस ब्लड न होता तो मैं तुम्हारे जैसे झंझट वाले इंसान से उलझना भी नहीं चाहता। युवक ने लंबी सांस ली। छिनतियान ने न सिर्फ उसके पाले हुए दर्जनों स्पिरिट स्पाइडर्स मार डाले थे, बल्कि पर्पल डेमन मेंटिस की मौत ने भी उसे अंदर तक तोड़ दिया था। पर्पल डेमन मेंटिस एक बेहद रेयर प्रजाति थी। उसकी टैलेंट वैल्यू बीस्ट रियल्म की मेंटिस से बस थोड़ी ही कम थी। ब्रेन वर्म से पहले वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन वो भी छिनतियान के हाथों मारी गई। जब छिनतियान पहली बार मिस टाउन आया था, तब उसने ट्रेनिंग के दौरान तुछांगसोंग और लंबे बालों वाले आदमी के जरिए उसकी असली ताकत जांची थी। नतीजा ये निकला था कि छिनतियान एक औसत टियर 4 स्पिरिचुअलिस्ट से लड़ सकता है, लेकिन पर्पल डेमन मेंटिस के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि छिनतियान उड़ सकता है। उसी उड़ने की एबिलिटी से उसने उसके एलीट गुर्गे को खत्म कर दिया। सॉइल डिवोरिंग वर्म उस पर बेकार साबित हुआ। पर्पल डेमन मेंटिस उसे मार नहीं पाई। झाओ नुओ की मौत भी उसे गिरफ्तार नहीं करा सकी। छिनतियान की जिद उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। अगर छिनतियान खुद चलकर उसके जाल में न आता तो वो इस इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ठीक है, बात यहीं खत्म करते हैं। युवक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पीछे मौजूद ब्रेन वर्म ने अचानक आंखें खोल दी। हरे रंग का तरल उसके फूले हुए शरीर में पागलों की तरह भरने लगा और जबरदस्त मेंटल एनर्जी की लहर चारों तरफ फैल गई। अगर ब्रेन वर्म अभी एग लेइंग के नाजुक स्टेज में न होता तो मैं तुमसे इतनी देर बात भी नहीं करता। धमाकेदार दबाव आसमान से गिरा। सैकड़ों मकड़ियां एक साथ छिनतियान की तरफ मुड़ी। उनकी लाल आंखों में हिंसा चमक रही थी। उनके मुंह खुले और अंतहीन जाले उसकी तरफ लपक आए। छिनतियान अपनी जगह डटा रहा। उसकी छाती पर जमी आइस कंडेंस्ड डिवाइन जेड नीली रोशनी छोड़ने लगी। उसकी आत्मा के अंदर ठंडी मेंटल एनर्जी की एक शील्ड बन गई जिसने ब्रेन वर्म की मेंटल वेव को रोक लिया। स्विश, बिजली जैसी तेज ब्लेड चमकी और सारे जाले कट गए। उसी पल छिनतियान के सामने 3 विशाल लोहे की गेंदें उभरी। हर एक का डायमीटर 5 मीटर से भी ज्यादा था। उसने हल्का सा धक्का दिया। वो पहाड़ से गिरे पत्थरों की तरह मकड़ियों के झुंड को रौंदती चली गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जाले उन गेंदों से चिपक गए और उन्हें वहीं जकड़ लिया। सफेद कपड़ों वाला युवक घूरता रहा। स्पेशल एबिलिटी? तुम्हारी ब्लड लाइन सच में यूनिक है, लेकिन इन लोहे की गेंदों से क्या करोगे? क्या सच में सोचते हो कि मुझे इससे मार दोगे? उसने छिनतियान की छाती पर लटके जेड पेंडेंट को देखा और ठंडा हंसा। मेंटल ट्रेजर बेकार है, बस तुम्हारी मौत को थोड़ा टाल रहा है। जिस पल तुम इस गुफा में घुसे थे उसी पल तुम्हारी मौत तय हो गई थी। छिनतियान ने उसे देखा। उसका चेहरा शांत था, थोड़ा उदासीन। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। हाँ, ये सब खास तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है। अब एक्सप्लोजन फेस्ट एंजॉय करो। स्विश, छिनतियान के पैरों के नीचे अचानक एक ब्लैक होल खुला। पल भर में वो उसके अंदर गिर गया और गायब हो गया। अगले ही पल धमाका, लोहे की गेंदें लाल चमकने लगी और युवक की दहशत भरी नजरों के सामने जबरदस्त धमाकों के साथ फट पड़ी। एपिसोड 112, ऑरेंज टैलेंट, स्पिरिचुअल विजडम, डिवाइन अथॉरिटी। मिस्ट प्लेन में जमीन के ऊपर एक ब्लैक होल खुला और छिनतियान उसमें से नीचे उतरा, आराम से जमीन पर लैंड करता हुआ। धम धम, उसके पैरों के नीचे से लगातार कंपन उठ रहा था। सिस्टम पैनल पर एवोल्यूशन पॉइंट्स पागलों की तरह बढ़ रहे थे। कई टैलेंट लाइट स्फीयर जमीन के नीचे से उड़ते हुए निकले, एक खूबसूरत रोशनी की नदी बनाते हुए उसके शरीर में समा गए। छिनतियान के होठों के कोने ऊपर उठे। उसके दिल में खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई। वो अच्छी तरह जानता था कि नीचे सफेद कपड़ों वाले युवक का अड्डा था। चाहे वो कितना भी सावधान रहता, पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। इसीलिए उसने पहले से ही भागने का रास्ता तैयार कर लिया था। ब्लैक वॉइड गेट पर्पल, एक एक्टिव टैलेंट। एक तय रेंज के अंदर ब्लैक वॉइड का गेट खोलकर 2 जगहों को जोड़ना, खुद को या किसी ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करना। ये ब्लैक गेट का अपग्रेड वर्जन था। ब्लैक गेट का साइज सिर्फ एक किताब जितना होता था, एक हाथ से पकड़ने लायक, और उसकी दूरी भी बहुत लिमिटेड थी। टैलेंट मिलने के बाद छिनतियान को उसे ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ब्लैक वॉइड गेट अलग था।
ये असली टेलीपोर्टेशन गेट था। रिलीज स्पीड तेज और साइज बढ़कर 5 मीटर तक जा सकता था। दूरी भी कई गुना ज्यादा। जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर उतनी ज्यादा दूरी। आइस कंडेंस डिवाइन जेड से ब्रेन वर्म के मेंटल अटैक को रोककर और ब्लैक गेट के सहारे भागने के लिए छिन तियान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मन के अड्डे में घुसा था। लेकिन सिर्फ बच निकलना काफी नहीं था। वो बदला चाहता था, उस इंसान को मारना चाहता था जिसकी वजह से वो वांटेड बना। इसीलिए ब्लैक गेट को पर्पल तक अपग्रेड करने में 70,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करने के बाद उसने ग्रीन टैलेंट एक्सप्लोजन को भी 55,000 पॉइंट्स में पर्पल तक अपग्रेड कर दिया। सुपर एनर्जी फ्लेम बर्स्ट पर्पल एक एक्टिव टैलेंट, स्पिरिचुअल एनर्जी और एक्सप्लोसिव पावर को किसी ऑब्जेक्ट में भरना। धमाके के वक्त न सिर्फ खतरनाक फिजिकल ब्लास्ट होता है बल्कि हाई टेम्परेचर फ्लेम्स भी निकलती हैं जिनमें खास स्पिरिचुअल वेव्स होती हैं। ये आग लगातार डैमेज करती है और दुश्मन की एनर्जी डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर देती है। साथ ही आसपास मौजूद भरे हुए ऑब्जेक्ट्स में चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिससे मल्टी स्टेज लगातार धमाके होते हैं। हर धमाका अगले को और ज्यादा ताकतवर बना देता है, जैसे बर्फ का गोला लुढ़कते लुढ़कते पहाड़ बन जाए। इस हफ्ते उसने कई चीजों पर टेस्ट किया था, पत्थर, लोहे की गेंदें, प्लास्टिक। आखिर में स्टील सबसे बेहतर निकला। उसने एक छोटी स्टील फैक्ट्री के सुपरवाइजर से कांटेक्ट किया और स्पिरिट एसेंस पिल्स देकर खास स्टील बीड्स और लोहे की गेंदें बनवाई। हाल ही में उसने उनमें एक्सप्लोसिव पावर भर दी थी और उन्हें स्पेशल बैग में रख लिया था। अभी जो 3 बड़ी लोहे की गेंदें फटी थीं, उनके बाद रास्ते भर बिखरी स्टील बीड्स में चेन एक्सप्लोजन शुरू हो गया। अंडरग्राउंड गुफा के अंदर जहां भागने की जगह ही नहीं थी, अगर सफेद कपड़ों वाला युवक टुकड़ों में नहीं उड़ा तो भी जमीन ढहने में दबकर मर चुका होगा। स्विश स्विश स्विश। कुछ टैलेंट लाइट स्फीयर उसके अंदर समाये, लेकिन अफसोस वो सब वही टैलेंट थे जो वो पहले से जानता था। स्पाइडर सिल्क, लाइट डिस्टॉर्शन, सैंड कंट्रोल। लगता था उस युवक ने ज्यादातर रिसोर्सेज ब्रेन वर्म पर ही लगाए थे। छिन तियान की नजर जमीन पर टिकी थी, आंखों में उम्मीद चमक रही थी। ब्रेन वर्म और उस युवक से आखिर कौन सा टैलेंट मिलेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। छिन तियान की भौं हल्की सी उठी। क्या बात है, क्या वो दोनों इतने टफ थे कि मर ही नहीं रहे? उसी पल एक लाइट स्फीयर जमीन से बाहर निकला। छिन तियान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका रंग कुछ अलग था, ऑरेंज। स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी ऑरेंज, एक कॉम्पोजिट टैलेंट। आत्मा के क्षेत्र में तुम्हारी संभावनाएं लगभग अनंत हैं। आत्मा को निखारने और सोखने के साथ सोल स्ट्रेंथ बेहद तेजी से बढ़ेगी। हर सोल टाइप ट्रेजर और स्किल का असर 200% बढ़ेगा। सोल कंट्रोल और डैमेज स्किल्स का असर 90% घट जाएगा। तुम स्पिरिचुअल पावर से दूसरे कीड़ों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो, उनसे जटिल काम करवा सकते हो। इंसेक्ट रेस की आर्मीज जबरदस्त तालमेल के साथ लड़ेंगी। तुम दूसरे जीवों के दिमाग में घुसकर उनके विचारों में दखल दे सकते हो, उन्हें अपनी कठपुतली बना सकते हो। इसके साथ ये एबिलिटीज भी मिलती हैं। सोल सील, दूसरे की आत्मा में मुहर लगाकर उसे हमेशा के लिए अपनी कठपुतली बनाना। सॉइल डिवॉवर, आत्माओं को निगलकर स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना और उनकी यादें हासिल करना। स्पिरिचुअल लिंक, कई टारगेट से मानसिक कनेक्शन बनाना, जानकारी और कमांड शेयर करना। डिवाइन थॉट डिसेंट, सोल सील वाले टारगेट या कीड़ों पर अपनी आत्मा उतारना, उनकी आंखों से देखना और उनके शरीर को कंट्रोल करना। जैसे ही स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी जागी, उसकी आत्मा की गहराई से गर्मी की लहर उठी। अनगिनत बारीक रेशे उसकी चेतना के हर कोने में फैल गए। उसकी स्पिरिचुअल पावर पुराने बंधनों को तोड़ते हुए बेकाबू घोड़े की तरह बढ़ने लगी। पहले जो एहसास की सीमा धुंधली थी, अब अनंत तक फैल गई। वो दूर दूर छुपे छोटे कीड़ों की अंदरूनी फुसफुसाहट तक सुन सकता था। छिन तियान ने आंखें खोली। उसकी पुतलियों में सुनहरी चमक दौड़ गई। उसका मेंटल सी, जो पहले एक तालाब जितना था, अब झील जितना विशाल हो चुका था। बस एक ख्याल में उसकी स्पिरिचुअल पावर 2 किलोमीटर तक फैल गई। ऑरेंज टैलेंट सच में खतरनाक है, छिन तियान ने बुदबुदाया। बार्बरिक डोमिनेटर बॉडी और नाइट डेमन ने उसकी फिजिकल ताकत कई गुना बढ़ाई थी, लेकिन स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी ने उसकी स्पिरिचुअल पावर को दर्जनों गुना उछाल दिया था। हालांकि इसमें उसकी पहले से कमजोर स्पिरिचुअल नींव का भी हाथ था, लेकिन इस टैलेंट की एबिलिटीज उसकी असली ताकत दिखा रही थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसका पहला ऑरेंज टैलेंट स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा होगा। ये टैलेंट ब्रेन वर्म की नेचर से पूरी तरह मैच करता था। इंसेक्ट रेस कमांडर, कंट्रोल और कमांड पर फोकस, खुद की अटैक पावर कम, लेकिन सोल ग्रोथ पूरी तरह मैक्स। शुक्र है ब्रेन वर्म अभी लार्वा स्टेज में था, वरना आइस कंडेंस डिवाइन जेड के रहते भी उसका मेंटल अटैक झेल पाना नामुमकिन था। छिन तियान ने मन ही मन राहत की सांस ली। इस ऑरेंज टैलेंट से उसे ब्रेन वर्म की असली खौफनाक क्षमता समझ आ गई थी। अगर वो पूरी तरह मैच्योर होता तो टियर 6 या 7 स्पिरिचुअलिस्ट भी उसकी मेंटल गुलामी से नहीं बच पाते। खुशकिस्मती से वो अभी शुरुआती स्टेज में था। टैलेंट जबरदस्त था, लेकिन उसे बढ़ने का वक्त नहीं मिला था।
इसलिए उसका मेंटल अटैक आइस कंडेंस डिवाइन जेड से रोका जा सका। एपिसोड 113 सेलेस्टियल गार्डियन ब्लड लाइन, ब्लड बीस्ट हार्ट स्क्रिप्चर, बीस्ट रियल्म। अंडरग्राउंड अब कांप नहीं रहा था और एवोल्यूशन पॉइंट्स का बढ़ना भी रुक चुका था। छिन तियान ने सिस्टम पैनल पर नजर डाली। धमाके के बाद जो एवोल्यूशन पॉइंट्स पहले खत्म हो चुके थे वो सीधा बढ़कर 7,40,000 तक पहुंच गए थे। सच में तिजोरी भर गई थी। उसके हिसाब से अगर किसी पर्पल टैलेंट को ऑरेंज तक अपग्रेड करना हो तो कम से कम 10 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। खासकर बॉडी टाइप टैलेंट्स के लिए तो और भी ज्यादा पॉइंट्स लगते हैं। इसका मतलब फिलहाल उसके पास मौजूद पर्पल टैलेंट्स को आगे बढ़ाने का कोई चांस नहीं था। लेकिन ब्लू और ग्रीन टैलेंट्स की बात अलग थी। उनमें से किसी को भी वो जब चाहे अपग्रेड कर सकता था। पॉइंट्स की कोई कमी नहीं थी। अब भी नहीं आया। छिन तियान जमीन को देखे जा रहा था, उस टैलेंट का इंतजार करते हुए जो उसे लग रहा था कि जरूर सामने आएगा। क्या वो मरा नहीं? छिन तियान की आंखों में चमक आई। सफेद कपड़ों वाला युवक ब्रेन वर्म को कंट्रोल कर पा रहा था। इसका मतलब वो कोई साधारण बीस्ट मास्टर नहीं था, बल्कि ब्लड लाइन टैलेंट वाला बीस्ट मास्टर था। उसकी बातों से साफ था कि उसे अपनी फैमिली और ब्लड लाइन पर गर्व था, यानी उसकी ब्लड लाइन का लेवल भी कम नहीं था। अब तक ब्लड लाइन ऑर्ब सामने नहीं आया था, इसका मतलब साफ था, वो अभी जिंदा था। अगर जिंदा है तो भी ठीक है, मुझे अपनी नई ताकत आजमाने का मौका मिल जाएगा। छिन तियान ने ध्यान केंद्रित किया और उसके सामने ब्लैक वॉइड गेट खुल गया। ब्लैक गेट के पीछे से रेत बाहर की ओर बहने लगी, जैसे उसे निकलने का रास्ता मिल गया हो। छिन तियान ने हाथ हिलाया और रेत दोनों तरफ हट गई। बीच में एक रास्ता बन गया। वो उस रास्ते में दाखिल हुआ। ब्लैक गेट बंद हो गया और उसके पैरों के नीचे जमीन भंवर की तरह घूमने लगी। कुछ ही देर में टूटा फूटा शरीर मिट्टी के अंदर से ऊपर उठा और छिन तियान के पैरों के पास आकर गिर गया। खांसी खांसी। सफेद कपड़ों वाला युवक अचानक होश में आया। उसने 2 बार खांसा, मुंह से रेत निकल पड़ी। उसका शरीर बुरी तरह फट चुका था, चेहरा काला पड़ गया था। वो किसी तरह जिंदगी से चिपका हुआ था। पहले वाली शांति का नामो निशान नहीं था। तुम आखिर हो क्या? कोई मॉन्स्टर हो क्या? उसकी आवाज कमजोर थी और उसमें डर साफ झलक रहा था। आसमान में उड़ते काले पंख, जमीन के अंदर घुसती रेत वाली ताकत, डरावना स्पेस गेट और वो खतरनाक एक्सप्लोसिव पावर। उसने कभी किसी को इतनी सारी ताकतों के साथ नहीं देखा था। छिन तियान उसके लिए एक मॉन्स्टर था, ऐसा अस्तित्व जिसे होना ही नहीं चाहिए था। मैं मॉन्स्टर नहीं हूं। छिन तियान उसके सामने झुका, अपना हाथ उसके सिर पर रखा और शांति से बोला, मैं तो बस एक नॉर्मल क्लोन हूं। सोल डिवॉवर एक्टिवेट। क्लोन? युवक की आंखें फैल गईं। अगले ही पल उसके दिमाग में भयानक दर्द फूट पड़ा, जैसे कोई उसके दिमाग में हाथ डालकर उसकी आत्मा खींच रहा हो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। वो दर्द से चीखने लगा, तड़पता रहा, लेकिन छिन तियान का बड़ा हाथ पहाड़ की तरह उसे दबाए रहा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वेन फैमिली के सारे सीक्रेट्स बता दूंगा। सिर्फ वेन चेंगशन ही नहीं, और लोग भी हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसकी चीखें और तेज हो गईं। गर्दन और माथे की नसें उभर आईं। वो बेहोश होने ही वाला था। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। छिन तियान ठंडे अंदाज में मुस्कुराया, मैं खुद सब जान सकता हूं। इतना कहते ही उसने अचानक अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में पारदर्शी सा एक गुच्छा था। उसने सांस खींची। वो पारदर्शी चीज हरे धुएं की तरह उसके मुंह में चली गई और स्वाभाविक रूप से उसकी आत्मा में मिल गई। ऑन शाओबाई, ऑन फैमिली, नाश की त्रासदी, सिल्वर ब्लड लाइन, बीस्ट टैमिंग क्लान, ब्लड बीस्ट हार्ट स्क्रिप्चर, बीस्ट रियल्म। अहम यादों के टुकड़े स्लाइड शो की तरह छिन तियान के दिमाग में चमकने लगे। सॉइल डिवॉवर, स्पिरिचुअल विजडम, डिवाइन अथॉरिटी की एक ताकत। ये दूसरों की आत्मा निगल सकता है, स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता है और उनकी कुछ यादें भी देता है। यादें पूरी नहीं होती, बस अहम हिस्से ही मिलते हैं, लेकिन यही सबसे जरूरी होती हैं। कुछ देर बाद छिन तियान ने धीरे से आंखें खोलीं। उसी वक्त एक पर्पल रंग का ऑर्ब उड़ता हुआ उसकी छाती में समा गया। सेलेस्टियल गार्डियन ब्लड लाइन पर्पल, एक पैसिव टैलेंट। इस ब्लड लाइन की जानकारी बहुत लंबी नहीं थी। ताकत के मामले में ये बारबरिक डोमिनेटर बॉडी, नाइट डेमन या पॉइजन स्नेक बॉडी जितनी दमदार नहीं थी, लेकिन फिर भी एक पर्पल टैलेंट होने के नाते इसके अपने फायदे थे। खासकर जब इसे ऑन फैमिली की ब्लड बीस्ट हार्ट स्क्रिप्चर और बीस्ट रियल्म के साथ मिलाया जाए तो इसका असर जबरदस्त हो जाता है। ब्लड बीस्ट हार्ट स्क्रिप्चर ऑन फैमिली की एक्सक्लूसिव तकनीक थी। ये आम सोल स्लेवरी बीस्ट टैमिंग से बिल्कुल अलग थी। इसमें ब्लड लाइन को कड़ी बनाकर स्पिरिट बीस्ट को काबू में किया जाता था। खून की ताकत से उनकी वफादारी लगातार बढ़ाई जाती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि इस तरीके से पाले गए स्पिरिट बीस्ट्स सच में बीस्ट मास्टर के करीब महसूस करते थे।
भले ही भविष्य में उनकी ताकत बीस्ट मास्टर से ज्यादा हो जाए, वो कभी पलटकर हमला नहीं करते थे और न ही धोखा देते थे। सफेद कपड़ों वाले युवक और ब्रेन वर्म का रिश्ता इसका सबसे बढ़िया उदाहरण था। सामान्य हालात में चाहे ब्रेन वर्म लार्वा स्टेज में ही क्यों न हो, उसे सोल कॉन्ट्रैक्ट से काबू करना नामुमकिन था। लेकिन उस युवक ने अपना खून खिलाकर ब्रेन वर्म को अपने से जोड़ लिया था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उनका रिश्ता और गहरा होता गया, अलग न होने वाला। ब्लड बीस्ट हार्ट स्क्रिप्चर में कई सीक्रेट टेक्निक्स भी थीं। स्पिरिट बीस्ट की आंखों से देखना, लड़ाई की ताकत मिलाना, एक दूसरे में लाइफ फोर्स ट्रांसफर करना। ये एक कंप्लीट बीस्ट हार्ट स्क्रिप्चर था जो पूरे बीस्ट टैमिंग रियल्म में फेमस था। बीस्ट रियल्म को ऑन फैमिली के पूर्वजों ने गलती से खोज लिया था। ये सब स्पेस में तैरते एक छोटे कमरे जैसा था जिसकी चाबी ऑन फैमिली के पास थी। ऑन फैमिली अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट को बीस्ट रियल में भेज सकती थी और जरूरत पड़ने पर खास रिचुअल से वापस बुला सकती थी। इससे बीस्ट मास्टर्स की सबसे बड़ी परेशानी हल हो गई थी, स्पिरिट बीस्ट्स को साथ रखने की परेशानी। ब्लड बीस्ट हार्ट स्क्रिप्चर और बीस्ट रियल्म के कॉम्बिनेशन ने कुछ ही दशकों में ऑन फैमिली को बीस्ट टैमिंग रियल्म की टॉप फैमिलीज में पहुंचा दिया। लेकिन यही बात 3 बड़ी बीस्ट टैमिंग फैमिलीज की जलन बन गई और उसी जलन ने ऑन फैमिली को पूरी तरह खत्म कर दिया। युवक की यादों के मुताबिक उस नरसंहार के बाद ऑन फैमिली की सिर्फ एक शाखा बची थी। बीस्ट रियल्म में मौजूद स्पिरिट बीस्ट्स बिना कंट्रोल के रह गए। जिंदा रहने के लिए उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। आखिरकार कोई भी नहीं बचा सिवाय एक अजीब किस्म की मेंटिस। ये युवक के पूर्वजों से चली आ रही थी। पहले 2 थीं, लेकिन दूसरी को छिंतियान पहले ही मार चुका था। जो बची थी उसकी टैलेंट और पोटेंशियल पर्पल डेमन मेंटिस से भी ज्यादा थी। दुर्भाग्य से वो गहरी नींद में थी। ब्लड लाइन से खून खिलाने पर भी वो जागी नहीं। एपिसोड 114 स्पिरिट बीस्ट काजिक। सफेद कपड़ों वाले युवक की यादों में जब धमाका हुआ था, ब्रेन वर्म ने एक मेंटल शील्ड बनाई थी ताकि वो दोनों सुरक्षित रह सकें। लेकिन धमाका बहुत ज्यादा ताकतवर था। सुपर एनर्जी फ्लेम बर्स्ट की आग में एनर्जी डिफेंस को घुलाने की खासियत थी। ब्रेन वर्म ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। मेंटल शील्ड पूरी तरह टूट गई। जिंदगी और मौत के उस पल में युवक ने बिना सोचे एक सीक्रेट टेक्निक यूज की। उसने ब्रेन वर्म की लाइफ फोर्स खींचकर अपने शरीर में भर ली। तभी वो किसी तरह बच पाया। छिंतियान ने हाथ हिलाया, रेत हिली और लाश के कुछ टुकड़े उसके पैरों के पास आ गए। वो ब्रेन वर्म का शरीर था। कुछ खास शारीरिक निशान अब भी साफ दिख रहे थे। छिंतियान ने सारे टुकड़े उठाए और स्पेशल बैग में डाल दिए। फिर उसके पैरों के नीचे ब्लैक गेट चमका और वो जमीन के ऊपर वापस आ गया। आखिरकार खत्म हुआ। छिंतियान ने शरीर ढीला छोड़ा। हाल के दिनों में सफेद कपड़ों वाले युवक और इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ दिमागी जंग ने उसे अंदर से थका दिया था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। अच्छी बात यह थी कि बड़ी मुसीबत सुलझ चुकी थी और उसे अपने लिए बहुत फायदेमंद जानकारी भी मिल गई थी। वेन फैमिली। वेन चेंगशियन खुद मोहरा बना हुआ है और उसे पता भी नहीं। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ही बड़ा समझ लिया था। छिंतियान के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। ब्लैक गेट बार बार खुलता रहा। वो एक के बाद एक दरवाजों से गुजरता हुआ जल्दी ही मिस टाउन पहुंच गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर बाहर फैल गई। कमजोर और साफ तरह तरह की जिंदगियों की मौजूदगी उसे महसूस होने लगी। सोल डिवोरिंग वर्म, सॉइल डिवोवर। जैसा सोचा था, पूरा छोटा शहर ब्रेन वर्म के कंट्रोल में था। सोइल डिवोरिंग वर्म और सोल डिवोवर ब्रेन वर्म के अंडों से निकले हुए थे। ये उसके सॉइल सील जैसे थे, उसके हर ऑर्डर को मानते थे। कोई शक नहीं, बटालियन 137 भी मिस्ट टाउन जैसी ही होगी। इसी वजह से तू छांगसोंग और बाकी लोग हमेशा उससे दुश्मनी रखते थे, जो एक्टिंग बटालियन कमांडर था। ज्यादातर संभावना ये थी कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ब्रेन वर्म के कंट्रोल में थे। इस वक्त छिंतियान चाहे तो सभी वर्म्स को उनके होस्ट से बाहर निकलने का ऑर्डर दे सकता था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दूसरा फैसला लिया। उसने सभी वर्म्स को हुक्म दिया कि वो तुरंत स्लीप मोड में चले जाएं, किसी की स्पिरिचुअल पावर न चूसें, लेकिन लोगों के दिमाग पर हल्का असर बनाए रखें ताकि सब अपनी मौजूदा जिंदगी वैसे ही जीते रहें। अगर अभी लोगों और सोल्जर्स को जगा दिया गया तो मिस टाउन से सैकड़ों लोगों के गायब होने का सच बाहर आ जाएगा। उस वक्त पूरा सिल्वर ग्रे स्टार हिल जाएगा और महाद्वीप के शासक होने के नाते वेन फैमिली के पास पब्लिक ओपिनियन दबाने के तरीके जरूर होंगे। वेन चेंगशियन भी हर हथकंडा अपनाएगा ताकि खुद को बचा सके। ये छिंतियान नहीं चाहता था। वो यान छिंग के लौटने का इंतजार करेगा, फिर सारे सबूत और सच्चाई सामने रखेगा। वेन फैमिली के लिए ऐसा गड्ढा खोदेगा जिससे वो संभल ही न पाए। एक बीस्ट मास्टर की मदद से इंसेक्ट रेस कमांडर ब्रेन वर्म पालना, ये इल्जाम चाहे कुछ भी हो जाए वेन चेंगशियन कभी धो नहीं पाएगा। एक हफ्ते बाद एक घने अंधेरे जंगल में हल्की हवा चली, पत्ते सरसराने लगे। उसी वक्त जंगल की गहराई से भागते कदमों की आवाज आई। एक अजीब सा जीव जान बचाकर भाग रहा था, जैसे उसके पीछे कोई डरावनी चीज लगी हो। उसका शरीर मोटे पेड़ के तने जैसा था,
छाल फटी हुई जैसे वक्त ने अनगिनत जख्म छोड़ दिए हों। दरारों से गहरा हरा रस बह रहा था, सड़ांध भरी बदबू के साथ। उसके हाथ पैर टेढ़ी मेढ़ी डालियों जैसे थे, चाकू की तरह नुकीले। हर मूवमेंट पर लकड़ी के रगड़ने की आवाज आती थी। वुड डेमन ने पीछे देखा। आसमान में नीचे उड़ती एक परछाई दिखाई दी। चीख। वुड डेमन ने तेज आवाज निकाली। घास और बेलें पागलों की तरह उछल पड़ी, कोड़ों की तरह लिपटती हुई उस परछाई की तरफ बढ़ी। फट! काली रोशनी चमकी, सारी बेलें और घास कट गईं। धूप पत्तों के बीच से छनकर आई। परछाई की असली शक्ल सामने आ गई। एक काली मेंटिस, एक इंसान के बराबर साइज, नुकीला सिर, माथे पर चमकदार काला कवच, नीली सीधी पुतलियां, ठंडी और सब कुछ देख लेने वाली। पतला शरीर घनी काली स्केल से ढका हुआ जैसे नेचुरल बैटल आर्मर। पीठ पर काले पंख, जटिल पैटर्न, किनारों पर नुकीले हड्डी जैसे कांटे। आगे के पैर हंसिए जैसे थे, बैंगनी पंजे जहर से भरे हुए। पीछे लंबी मोटी पूंछ, भाले की नोक जैसी। हर झटके में टॉप प्रीडेटर की दहशत फैलती हुई। काली मेंटिस ने पंख फड़फड़ाए, नीचे मंडराते हुए वुड डेमन को घूरा। अगले ही पल उसका शरीर गायब हो गया और फिर वुड डेमन के सामने साए से निकलकर काली बिजली की तरह वार किया। हंसिए जैसे पंजे सीधे गर्दन की तरफ गिरे। वुड डेमन ने लकड़ी वाला हाथ उठाया, लेकिन वो एक झटके में कट गया। छपाक! हरा रस उफन पड़ा। वुड डेमन चीखा। उसके शरीर से हरी आभा निकली, नई शाखाएं उगाईं, नुकीले भालों की तरह। मेंटिस पीछे हटी, अपने पंजों से सारे वार काट दिए। मेंटिस चिढ़ गई, नीली पुतलियां और ठंडी हो गईं। पंख कांपे, उसका शरीर बिजली बन गया। वुड डेमन के पास से गुजर गया। वुड डेमन जम गया। हवा में जमी शाखाएं नीचे गिर पड़ीं। छप! उसके शरीर के बीच काली रेखा उभरी, हरा तरल निकला। ऊपरी हिस्सा पीछे गिरा, जमीन पर धड़ाम से। मेंटिस पीछे की डाल पर बैठ गई। उसकी आंखों की नीली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। शाबाश काजिक! एक आवाज आई। मेंटिस के पास एक इंसान अचानक प्रकट हुआ। मेंटिस ने सिर घुमाया, मुंह से हल्की फुफकार निकली। हाँ, मुझे पता है, तुम और ताकतवर शिकार चाहते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। छिन तियान ने मेंटिस के सिर पर हाथ फेरा। उसका कवच ठंडा और चिकना था, बिल्कुल धातु जैसा। काजिक बीस्ट रियल्म का आखिरी स्पिरिट बीस्ट था। सफेद कपड़ों वाले युवक के पिता से चला आ रहा। टैलेंट गजब का था, लेकिन स्वभाव अजीब। हर रोज ब्लड लाइन पावर मिलने के बाद भी वो झुकता नहीं था। आखिरकार परेशान होकर उस युवक ने सारे रिसोर्सेज पर्पल डेमन मेंटिस पर लगा दिए। काजिक को बस जिंदा रहने भर की चीजें मिली। काजिक जिद्दी था, उसने खुद को सील कर लिया, गहरी नींद में चला गया। जब तक छिन तियान ने उसे जगाया। छिन तियान का खून काजिक के लिए जानलेवा आकर्षण था, सिर्फ एक कटोरा खून, और काजिक जाग गया। खुशी खुशी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। यहीं से छिन तियान को उसका पहला स्पिरिट बीस्ट मिला। मेंटिस था, इसलिए उसने अपने पसंदीदा हीरो के नाम पर उसका नाम रखा, काजिक। इस पूरे हफ्ते छिन तियान ने काजिक को ताजा खून पिलाया। सेलेस्टियल गार्डियन ब्लड लाइन और ब्लड बीस्ट हार्ट स्क्रिप्चर ने उसकी ग्रोथ को तेज कर दिया। उसने पर्पल डेमन मेंटिस की लाश भी खाई। बहुत जल्दी काजिक अपनी कमजोर हालत से निकलकर पीक ताकत पर पहुंच गया। और सबसे हैरानी की बात, छिन तियान ने देखा कि उसके खून की ताकत सोखते हुए काजिक ने नई एबिलिटीज भी जागृत कर ली। शैडो स्टेल्थ, ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी, ब्लैक विंग्स, हाईली पॉइजन्स, फ्रेंजी। एपिसोड 115, स्पिरिट हीलिंग यान किंग की वापसी। स्नैप! किन तियान डाल से कूदकर नीचे उतरा और वुड डेमन के पास आकर रुका। इस वुड डेमन की ताकत टियर 3 थी, लेकिन काजिक के सामने, जो खुद भी टियर 3 था, ये बस थोड़ा सा झंझट वाला शिकार ही था। किन तियान ने अपना हाथ वुड डेमन पर रखा और कुछ ही सेकंड में 2 हरे रंग के लाइट स्फीयर उड़ते हुए उसके शरीर में समा गए। नाम प्लांट एसिमिलेशन। टाइप एक्टिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन: तुम अपने आसपास के पौधों के साथ खुद को मर्ज कर सकते हो, उनके बीच छुप सकते हो और पास के सभी पौधों से कनेक्शन बना सकते हो, उनकी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। इसके अलावा तुम जमीन के पौधों को तेजी से उगा सकते हो और माइंड से कंट्रोल कर सकते हो। कुछ पल बाद, नाम वाइटैलिटी इन्फ्यूजन। टाइप एक्टिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन: तुम आसपास के पौधों से प्योर लाइफ एनर्जी खींचकर उसे हीलिंग पावर में बदल सकते हो और टच के जरिए घायल क्रिएचर्स में ट्रांसफर कर सकते हो। बुरा नहीं, आखिरकार एक हीलिंग एबिलिटी मिल गई। किन तियान ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हाल के दिनों में उसके पास खास काम नहीं था, इसलिए उसने अपना पूरा कॉम्बैट सिस्टम अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। फिलहाल बॉडी हो या सोल, क्लोज कॉम्बैट हो या लॉन्ग रेंज, किसी भी एंगल से उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। सिंगल सोल्जर के मामले में वो पूरा किंग था, लेकिन फ्यूचर मिलिट्री करियर के लिए टीम बेस्ड टैलेंट्स होना भी फायदेमंद रहता। इसी वजह से उसने सिल्वर ग्रे स्टार पर स्पिरिट बीस्ट्स की स्पीशीज और उनकी लोकेशन सर्च की और आखिरकार अपना टारगेट लॉक किया, वुड डेमन। वुड डेमन एक फॉरेस्ट स्पिरिट होता है।
जो जंगल के अंदर खुद को परफेक्टली छुपा सकता है। घना जंगल उसके लिए ब्लड और लाइफ एनर्जी का एंडलेस सोर्स होता है। ये न सिर्फ खुद को हील कर सकता है बल्कि दूसरों को भी। टारगेट फाइनल करने के बाद किन तियान काजिक को लेकर ब्लैक वाटर फॉरेस्ट पहुंचा। वो दोनों ही टॉप लेवल हंटर्स थे, फिर भी एक वुड डेमन ढूंढने और उसे मारने में कई दिन लग गए। प्लांट असिमिलेशन उसके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं था, बस आगे चलकर आइडेंटिटी छुपाने में काम आ सकता था। वाइटैलिटी इन्फ्यूजन काफी कीमती था। ये पौधों से लाइफ एनर्जी खींचकर खुद या दूसरों को हील कर सकता था, लेकिन हीलिंग टैलेंट, वो भी ग्रीन लेवल, साफ तौर पर काफी नहीं था। अब उसके पास इवोल्यूशन पॉइंट्स की कोई कमी नहीं थी, इसलिए किन तियान ने बिना सोचे 5000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके वाइटैलिटी इन्फ्यूजन को ब्लू में अपग्रेड कर दिया। नाम स्पिरिट हीलिंग, टाइप एक्टिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन, तुम नेचर के रहस्यों को गहराई से समझते हो और आसपास के पौधों से निकलने वाली लाइफ पल्स को साफ महसूस कर सकते हो। एक खास स्पिरिचुअल सेंस के जरिए तुम पौधों की लाइफ एसेंस निकालकर उसे लाइट थ्रेड्स में बदलते हो और उन्हें सटीक तरीके से घायलों तक पहुंचाते हो। अगर आसपास पौधे ना हो तो तुम अपनी खुद की लाइफ फोर्स भी यूज कर सकता हो। काफी बढ़िया। किन तियान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वाइटैलिटी इन्फ्यूजन के मुकाबले स्पिरिट हीलिंग ज्यादा एफिशिएंट थी। ये दूर से ही हील कर सकती थी, बिना टच किए, और अगर माहौल साथ न दे तो वो अपनी लाइफ फोर्स भी यूज कर सकता था। थोड़ा डरावना लगता था, जैसे खुद को कुर्बान करना, लेकिन उसकी मौजूदा फिजिक के साथ थोड़ी सी लाइफ फोर्स खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज से मैं साइड में नैनी का काम भी कर सकता हूँ। हिस। उसी वक्त काजिक ने अपनी सूंड से किन तियान की बाह को रगड़ा और हल्की आवाज निकाली। अभी भी हंट करना चाहता है? ठीक है, आज तुझे दिल भर के हंट करने देता हूँ। किन तियान ने काजिक के सिर पर हाथ फेरा। काजिक एक नेचुरल किलर था, हंटिंग उसके जीन्स में थी और इतने साल की नींद ने उसे अंदर से दबा रखा था। बीप बीप बीप। जैसे ही किन तियान काजिक को लेकर जंगल के अंदर जाने वाला था, उसकी स्मार्ट रिस्ट वॉच पर अचानक मैसेज आ गया। ये उसकी पुरानी घड़ी नहीं थी, बल्कि एक सोल डिवोरिंग वर्म के होस्ट से मिली थी। आइडेंटिटी उसकी अपनी नहीं थी, लेकिन टेम्पररी सिचुएशन में काफी काम की थी। मैसेज में सिर्फ कुछ फोटो थी। फोटो ज्यादा क्लियर नहीं थी, शायद किसी सर्विलांस फुटेज से ली गई थी। लेकिन जैसे ही किन तियान ने फोटो में उस इंसान को देखा, उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। डायरेक्टर यान, आखिरकार आप आ ही गए। काजिक, सॉरी, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। किन तियान ने काजिक की ठंडी पीठ थपथपाते हुए कहा, तू थोड़ी देर बीस्ट ट्रेल में आराम कर ले। जब फ्री होऊंगा तुझे जबरदस्त हंट करवाऊंगा। हिस। काजिक ने नाराजगी में अपनी दरांती जैसी टांगे घुमाई, लेकिन आखिरकार किन तियान ने सीक्रेट टेक्निक से उसे बीस्ट ट्रेल में भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ मिस टाउन, यान किंग सड़क पर चलता हुआ इस जर्जर और गिरते हुए टाउन को देख रहा था। हाल ही में वो इज्योर वुड स्टार पर एक सीक्रेट मीटिंग के लिए गया था, जहां उसे पूरी तरह बाहर की दुनिया से काट दिया गया था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और वो बेस से निकला, उसकी स्मार्ट रिस्ट वॉच पर ढेर सारे अनरीड मैसेज आ गए। जैसे ही उसने उन्हें खोला, उसका गुस्सा आसमान छू गया। किन तियान, जिस क्लोन सोल्जर से उसे बहुत उम्मीदें थीं, उसकी गैर मौजूदगी में बॉर्डर टाउन में एक्टिंग बटालियन कमांडर बनाकर भेज दिया गया था, और कुछ ही दिनों में उसे डिप्टी कमांडर पर हमला करने के आरोप में पूरी मिलिट्री ने वांटेड घोषित कर दिया। यान किंग किन तियान को बहुत अच्छे से जानता था। वो कभी नहीं मान सकता था कि किन तियान ऐसा कुछ करेगा। साफ था कि कोई जानबूझकर उसे फंसा रहा था, और टारगेट शायद किन तियान से ज्यादा यान किंग खुद था। उसने सबसे जल्दी मिलने वाला स्पेसक्राफ्ट बुक किया और सिल्वर ग्रे स्टार पहुंचते ही सीधे मिस टाउन आ गया। रास्ते में वो चुपचाप टाउन और वहां के लोगों को ऑब्जर्व करता रहा। उसकी तेज नजर ने जल्दी ही कुछ गड़बड़ पकड़ ली। कई घरों की खिड़कियां खुली हुई थीं और सिल पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक दो घर होते तो नॉर्मल लगता, लेकिन दर्जनों बल्कि सैकड़ों घर ऐसे होना अजीब था। ऊपर से टाउन में कोई बिजनेस वाला माहौल नहीं था, फिर भी दुकानदार किसी को बुलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जो एक पुराने टूरिस्ट टाउन के लिए बहुत अटपटा था। मिस टाउन, टूरिस्ट गायब, किन तियान का ट्रांसफर, इन्वेस्टिगेशन टीम। यान किंग ने अपने दिमाग में टाइमलाइन को तेजी से जोड़ा और एक मोटा आउटलाइन बना लिया। अब बस और क्लूज चाहिए थे। बीप बीप। उसी वक्त उसे 7th ब्यूरो की भेजी हुई एक रिपोर्ट मिली। पढ़ते ही उसकी भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। स्पेशल वॉरफेयर मैनेजमेंट ऑफिस, 45th लीजन, शाहो यांग। एक मामूली क्लोन सोल्जर के लिए इतने हाई लेवल मिलिट्री अफसर एक्टिव हो गए थे। आखिर किन तियान ने किसके इंटरेस्ट को छू लिया था? वेन चैंगशियन? अगर वाकई वही था तो इसका मतलब एम्बर सच में बहुत खास था। इसी सोच में डूबा था कि एक जवान उसके पास आया और विनम्रता से बोला, सर, किसी ने आपसे ये पेपर बॉल देने को कहा था। यान किंग ने नजर घुमाई, पेपर बॉल ली और सिर हिला दिया। ठीक है, थैंक्स। वो जवान बिना कुछ कहे पलटकर चला गया। यान किंग ने पेपर बॉल खोली। अंदर नंबरों की एक लाइन और एक एड्रेस लिखा था। नंबर देखते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। काफी हिम्मती हो तुम छोटे।
एपिसोड 116 यान छिंग से मुलाकात। रात बिल्कुल पानी जैसी शांत थी। मिस टाउन के बाहर एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और आखिरकार एक छोटे से टीले के ऊपर आकर रुक गई। छिंतियान, बाहर आओ। फुफ। जमीन ढीली पड़ी और मिट्टी के अंदर से एक और शख्स बाहर निकला। डायरेक्टर यान। छिंतियान यान छिंग के सामने खड़ा था। उसका दिल भावनाओं से भर गया, जैसे कोई भटका हुआ इंसान जो बहुत वक्त तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार किसी ठिकाने पर पहुंच गया हो। यान छिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आगे बढ़ा और छिंतियान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इस दौरान तुमने बहुत कुछ झेला है। यान छिंग को पूरा भरोसा था कि छिंतियान कभी अपने साथियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो आसानी से समझ सकता था कि मिलिट्री डिपार्टमेंट द्वारा पीछा किए जाने और किसी सपोर्ट तक न पहुंच पाने की हालत में छिंतियान कितनी तकलीफ और स्ट्रगल में रहा होगा। छिंतियान, मुझे बताओ, मिस टाउन में आखिर हुआ क्या था? यान छिंग ने पूछा। ठीक है। छिंतियान ने सिर हिलाया और इस दौरान जो कुछ उसके साथ हुआ था सब बताने लगा। रहस्यमयी तरीके से मिस टाउन में ट्रांसफर किया जाना, मिलिट्री के अंदर स्पिरिचुअलिस्ट्स की उकसावे भरी हरकतें, ट्रेनिंग के दौरान जांच पड़ताल, दावतों में शक की नजरें, पहली मिस्ड फॉल, कीट जाति का टाउन पर हमला, झाओ नुओ की आत्महत्या, जांच टीम का आना और जमीन के नीचे छिपा ब्रेन वर्म। कहानी सुनाते वक्त छिंतियान ने अपनी कुछ ताकतों से जुड़ी बातें छुपाई और कुछ फैक्ट्स में हल्का बदलाव किया, लेकिन जरूरी जानकारी उसने नहीं बदली। ब्रेन वर्म, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो ब्रेन वर्म ही था? ब्रेन वर्म का नाम सुनते ही यान छिंग का चेहरा अचानक बहुत टेंस हो गया। मुझे पूरा यकीन है। छिंतियान ने नीचे की तरफ इशारा किया। ब्रेन वर्म की लाश मेरे पैरों के नीचे दबी हुई है। इतना कहकर छिंतियान ने जोर से जमीन पर पैर मारा। मिट्टी उछली और टूटे फूटे अवशेष सामने आ गए। यान छिंग झुक गया। बदबू की परवाह किए बिना उसने ध्यान से उन अवशेषों को देखा। ये सच में ब्रेन वर्म है। यान छिंग की आवाज शौक से भरी हुई थी। ब्रेन वर्म कीट जाति के कमांडर होते हैं। सैकड़ों साल बीत चुके थे और शायद बहुत लोग उनके खौफ को भूल चुके थे, लेकिन यान छिंग जैसे सीक्रेट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को खास ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें वो इतिहास पता होता है जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। ब्रेन वर्म का स्टेटस किसी एम्पायर के जनरल बल्कि मार्शल तक के बराबर होता है। वो लाखों करोड़ों कीट झुंडों को कंट्रोल कर सकता है और इंसानी कैदियों की यादें और जानकारी तक निकाल सकता है। कीट जाति के इवैल्यूएशन सिस्टम में ब्रेन वर्म को खत्म करने की प्राथमिकता टॉप 5 में आती है। कई बार एम्पायर एक पूरा इंटरस्टेलर फ्लीट तक कुर्बान कर देता है बस एक ब्रेन वर्म को मारने के लिए, और अब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एम्पायर के लिए भविष्य का इतना बड़ा खतरा छिंतियान के हाथों खत्म हो जाएगा। छिंतियान, तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है, यान छिंग ने गंभीरता से कहा। सच में? छिंतियान ने पलकें झपकाईं। ब्रेन वर्म के बारे में उसकी सारी जानकारी स्टारनेट से आई थी, जो अधूरी थी। उसे असल में ब्रेन वर्म की डरावनी हकीकत का अंदाजा नहीं था और ना ही उसने सोचा था कि एक को मारने से अनगिनत जिंदगियां बच सकती हैं। बिल्कुल, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये मामला रिपोर्ट होते ही तुम्हें कर्नल की रैंक जरूर मिलेगी और मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स की भी कमी नहीं होगी, यान छिंग ने ठोस लहजे में कहा। कर्नल की रैंक आमतौर पर एक नॉर्मल ऑफिसर के प्रमोशन की छत मानी जाती है। मेजर जनरल बनने के लिए सिर्फ मेरिट ही नहीं बल्कि कई और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। ऊपर से छिंतियान ने अभी आधा साल भी सर्विस नहीं की थी। चाहे मेरिट कितनी भी हो, एक सोल्जर से सीधे मेजर जनरल बनना बहुतों को चुभने वाला था। रैंक में भले ही छिंतियान को नुकसान हो, लेकिन मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स में एम्पायर उसे पूरा मुआवजा जरूर देगा। ये सुनकर छिंतियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, डायरेक्टर यान, अभी तो मैं मिलिट्री डिपार्टमेंट का वांटेड हूं। कर्नल की बात बाद में करेंगे, पहले वारंट हटना जरूरी है। फिक्र मत करो, पक्के सबूत हैं, वारंट जल्दी ही हट जाएगा, यान छिंग बोला। तुम्हारे हिसाब से ये सब किसने किया? एक मामूली बीस्ट मास्टर इतने बड़े मिलिट्री अफसरों को अपने साथ नहीं मिला सकता। वेन फैमिली, वेन चेंगशन, छिंतियान ने बिना हिचक कहा। सिल्वर ग्रे स्टार पर आने के बाद मैंने सिर्फ वेन चेंगशन को नाराज किया है। उसके पास मोटिव भी है और ताकत भी, इसलिए मास्टरमाइंड वही है। असल में सफेद कपड़ों वाले युवक की यादों से छिंतियान जानता था कि मामला इतना सिंपल नहीं था। वेन चेंगशन और वेन फैमिली तो बस मोहरे थे, असल मास्टरमाइंड कहीं और था। लेकिन ये बात वो यान छिंग को नहीं बता सकता था, क्योंकि वो ये समझा ही नहीं सकता था कि उसे ये जानकारी मिली कहां से। उसे ये भी यकीन था कि यान छिंग ने उसकी कहानी की कमियां देख ली होंगी, लेकिन जानबूझकर उन्हें उजागर नहीं किया। इसलिए पहले वेन फैमिली को बदनाम करना, सारा फोकस उन पर लाना और फिर कुछ तरीकों से 7th ब्यूरो की मदद करना ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। और उसके पास एक तुरुप का पत्ता भी था। वो पत्ता था लीची, नाइट डेमन अपोस्टल, जिसे वो पहले ही अपने साथ मिला चुका था। लीची के पास वेन फैमिली के गैरकानूनी कामों के ढेरों सबूत थे। वेन फैमिली, यान छिंग की आंखों में ठंडक चमक उठी।
उसे पहले से लगता था कि वेन फैमिली हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, मिलिट्री डिपार्टमेंट के कई बड़े अफसरों से नजदीकी बना रखी है और रॉयल आर्मी को अपनी प्राइवेट फोर्स की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन वेन फैमिली मिलिट्री डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर थी और 7th ब्यूरो को उन पर कार्रवाई का हक नहीं था। अब हालात बदल चुके थे। वेन चेंगशन ने एक पागल बीस्ट मास्टर के साथ मिलकर चुपचाप ब्रेन वर्म पालने की हिम्मत की थी। अगर ये सच निकला तो वेन फैमिली के अच्छे दिन खत्म थे और उनसे जुड़े मिलिट्री अफसर या तो बर्खास्त होंगे या जेल जाएंगे। डायरेक्टर यान, चाहे वो 137वीं बटालियन के सोल्जर हों या मिस टाउन के आम लोग, सबके दिमाग में या तो सॉइल पैरासाइट है या सॉइल डिवॉवर। और मुझे शक है कि जांच टीम के तीनों में भी सॉइल पैरासाइट है। छिंतियान ने धीरे से कहा, ये सबूत मेरे ऊपर लगे इल्जाम हटाने के लिए काफी है ना? निश्चिंत रहो। यान छिंग मुस्कुराया, इससे जो तूफान उठेगा वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। एक वारंट तो कुछ भी नहीं। सच में? छिंतियान को अंदर से राहत मिली। उसकी ख्वाहिशें सीधी थीं। पहला, अपना नाम साफ करना और नॉर्मल जिंदगी में लौटना। दूसरा, वेन चेंगशन से बदला लेना और वेन फैमिली को पूरी तरह तबाह करना। बाकी सब वो यान छिंग पर छोड़ देगा। छिंतियान, आगे का सब मुझ पर छोड़ दो। यान छिंग ने गंभीरता से कहा, वारंट जल्द ही हट जाएगा, तब तक छिपे रहो। जब जरूरत होगी मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। मेरा अंदाजा है कि 5 दिनों के अंदर मिलिट्री का इंस्पेक्शन ग्रुप और जजमेंट कोर्ट सिल्वर ग्रे स्टार पहुंच जाएगा। उस वक्त मुझे जांच में तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए होगा। समझ गया? छिंतियान ने सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि यान छिंग बड़ा खेल खेलने के मूड में है और ये उसके लिए बिल्कुल सही था। सबसे अच्छा तो यही होगा कि वेन फैमिली और उसे निशाना बनाने वाले बड़े अफसर दोनों एक साथ गिरें। लेकिन एक चीज उसे पहले से तैयार करनी थी। मिलिट्री इंस्पेक्शन टीम और जजमेंट कोर्ट यान छिंग की तरह उसकी कहानी की कमियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। उसे अपनी अलग अलग ताकतों की लॉजिकल सफाई पहले से सोचनी होगी। एपिसोड 117, सच्चाई से पर्दा उठना। कुछ ही घंटों में यान छिंग ने मिस टाउन से जुड़ी सारी फाइलें सॉर्ट की और 7th ब्यूरो के चैनल्स के जरिए ऊपर रिपोर्ट भेज दी। ब्रेन वर्म का सामने आना एक बहुत बड़ा मामला था। एज्योर वुडस्टार रीजन के 7th ब्यूरो ने रिपोर्ट मिलते ही हालात की गंभीरता समझ ली और सबसे तेज तरीके से ये जानकारी इंपीरियल कैपिटल तक पहुंचा दी। जैसे ही ये इंटेल कैपिटल पहुंची, वो जल्द ही मार्शल लिन की टेबल पर रखी थी। लिन शुआनचिंग के चेहरे पर ईस्टर्न फीचर्स साफ झलकते थे। वक्त की हल्की लकीरें उसके रुतबे को कम नहीं करती थीं, बल्कि सालों के अनुभव से आई गहराई और ठहराव को और उभार देती थीं। उसके काले बाल पीछे सलीके से बंधे थे, जिनमें चांदी जैसे कुछ बाल चुपचाप चमक रहे थे, जैसे रात के आसमान में तारे जो उसके उतार चढ़ाव और गौरव की कहानियां बयां कर रहे हों। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, लेकिन जब वो हरकत में आती तो बाज जैसी तेज लगती, मानो ब्रह्मांड की हर साजिश को भेद सकती हो। ब्रेन वर्म, मार्शल लिन ने फाइल रखते हुए शांत आवाज में कहा, एज्योर वुडस्टार रीजन की जजमेंट कोर्ट को तुरंत आदेश दो कि वो सिल्वर ग्रे स्टार पर टीम भेजे, जिम्मेदार लोगों की कड़ी जांच हो और सख्त सजा दी जाए। मिलिट्री से जुड़ा हिस्सा 7th ब्यूरो संभालेगा, जुड़े हुए अफसरों की जांच और कड़ी कार्रवाई की जाए। जी। खाली कमरे में एक ठंडी आवाज गूंजी। 3 दिन बाद एक विशाल स्पेसशिप मिस टाउन के ऊपर उतरी। छोटे से टाउन के लोग, जिन्होंने ऐसा जहाज पहले कभी नहीं देखा था, सब बाहर निकल आए। वहीं 137वीं बटालियन को पहले से खबर मिल चुकी थी और सभी सोल्जर लाइन में खड़े थे। हुश, हैच खुला और 10,000 सोल्जरों की टुकड़ी बाहर उतरी। जमीन पर उतरते ही उन्होंने बैटल फॉर्मेशन बना लिया। अजीब बात यह थी कि उनकी पोजीशन देखकर लग रहा था जैसे वो बटालियन को घेर रहे हों। मैं मिलिट्री डिपार्टमेंट पेट्रोल ग्रुप से मो छिंगशान हूं, आगे खड़े सख्त चेहरे वाले आदमी ने कहा। सब लोग अपने हथियार नीचे रखो और जांच के लिए तैयार रहो। जांच? 137वीं बटालियन के सोल्जर एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। खड़खड़, एक एक करके सबने अपने हथियार जमीन पर रख दिए। जल्द ही स्पिरिचुअलिस्ट्स की एक टीम फैल गई और सोल्जरों के दिमाग में अपनी स्पिरिचुअल पावर डालकर जांच करने लगी। सॉइल डिवॉवर वर्म, सॉइल डिवॉवर वर्म, सॉइल डिवॉवर वर्म। जांच टीम हर किसी की हालत नोट करती जा रही थी। मो छिंगशान ने फाइनल रिपोर्ट देखी। बटालियन के हर सोल्जर के दिमाग में या तो सॉइल डिवॉवर वर्म था या सॉइल पैरासाइट। इसके बाद कई टाउन के लोगों की भी रैंडम जांच हुई। नतीजा वही था, हर किसी के दिमाग में सॉइल डिवॉवर वर्म मौजूद था। सॉइल डिवॉवर वर्म इतने सालों बाद फिर दिखे हैं। मो छिंगशान की आंखों में हल्की चमक आई, शायद किसी पुरानी याद की वजह से, लेकिन उसने तुरंत रिपोर्ट ऊपर भेज दी। जल्द ही मिस टाउन को सील कर दिया गया। सभी लोगों और सोल्जरों को ग्रुप्स में लाइन लगवाकर प्रोफेशनल्स के जरिए उनके शरीर से सॉइल डिवॉवर वर्म निकाले जाने लगे। शुरू में लोग बहुत डरे हुए थे। उन्हें लगा ये अचानक आई फौज उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन जब पहले इलाज वाले तू चांगसोंग ने मुंह से हरे रंग का कीड़ा उगला तो सब सन्न रह गए। ये क्या हो रहा है?
तू चांगसोंग खाली नजरों से अपने पैरों के पास पड़े कीड़े को देख रहा था। यादों के टुकड़े उसके दिमाग में लौटने लगे। कैंप कमांडर लियू के गायब होने की बात छुपाना, एक्टिंग कमांडर पर खुलेआम सवाल उठाना, सोल्जरों को अफसरों पर हमला करने के लिए भड़काना, मुर्दा घर में घुसकर झाओ नुओं का सिर तोड़ देना। क्या ये सब मैंने किया था? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर, सिक्योरिटी ऑफिस का हेड और बाकी लीडर्स ने भी सोल डिवॉवर वर्म उगले। सब जमीन को देखते हुए लगभग टूटने की हालत में थे। मैंने क्या कर दिया? पापा, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। मेरा बच्चा गायब हो गया है, उसे ढूंढ दो। घोस्ट सिटी, ये घोस्ट सिटी है, मुझे यहां से निकलना है। जैसे जैसे लोगों की समझ वापस आई, दबाई गई यादें उमड़ पड़ीं। डर, घबराहट, बेचैनी, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। ये सब देखकर मो छिंगशान और उसके साथ मौजूद सोल्जरों की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। इनमें आम लोग भी थे, ट्रेनिंग पाए सोल्जर भी, और यहाँ तक कि 3rd ईयर स्पिरिचुअलिस्ट्स भी। फिर भी किसी को भी पता नहीं था कि उनके शरीर में सोल डिवॉवर वर्म पल रहे हैं जो उनके सोचने और यादों को कंट्रोल कर रहे थे। खौफनाक कीट जाति, मो छिंगशान ने मन ही मन कहा। जब एक छोटा सा सोल डिवॉवर वर्म इतना डरावना है तो उससे भी ऊपर कीट जाति का कमांडर ब्रेन वर्म कितना भयानक होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी पल उसके मन में एक जबरदस्त इच्छा जगी। वो उस सोल्जर से मिलना चाहता था जिसने इस पूरे मामले में हालात पलट दिए थे। छिन तियान। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर ग्रे स्टार मिलिट्री ऑफिस बिल्डिंग। बॉस, आप हमें यहाँ क्यों लाए हो? लिन शियाओ युए ने धीरे से चेन गुओफेंग से पूछा। माहौल कुछ अजीब लग रहा है, आपने हाल में कोई गलती तो नहीं की? चेन गुओफेंग ने उसकी तरफ देखा। फालतू सोच मत करो। ओह। थोड़ी देर बाद चेन गुओफेंग, शी लेई और लिन शियाओ युए को एक कमरे में ले जाया गया जहां पहले से 3 लोग मौजूद थे। सर, आधे सफेद बालों वाले मिडिल एज जनरल को देखते ही तीनों सीधे खड़े हो गए और सल्यूट किया। शाओ चेन, तुम तीनों पहले बैठ जाओ। जनरल ने हाथ के इशारे से बैठने को कहा और सीधे मुद्दे पर आ गया। आज तुम्हें यहाँ लाने का मकसद है तुम्हारे शरीर की जांच। हमारे शरीर की जांच? तीनों चौंक गए। हाल में कोई मिशन नहीं, कोई चोट नहीं, हेल्थ भी ठीक, फिर जांच क्यों? जनरल ने बिना कुछ समझाए उठकर चेन गुओफेंग के माथे पर हाथ रखा। सांस रोककर फोकस करो। चेन गुओफेंग ने रिफ्लेक्स में वैसा ही किया। अगले ही पल उसके सिर में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने छोटा सा चाकू घुसा दिया हो। सच में सॉइल डिवॉवर वर्म है, जनरल ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी भारी स्पिरिचुअल पावर जाल की तरह फैली और सॉइल डिवॉवर वर्म को पकड़कर चेन गुओफेंग के शरीर से बाहर खींच लिया। उग। चेन गुओफेंग ने उल्टी की तरह मरोड़ ली और उसके मुंह से एक चिपचिपा कीड़ा बाहर गिरा। ये क्या है? एक कीड़ा? बॉस के शरीर में कीड़ा कैसे हो सकता है? शी लेई और लिन शियाओ युए हक्के बक्के रह गए। आखिर चेन गुओफेंग एक 6th टियर स्पिरिचुअलिस्ट था, फिर भी उसे पता तक नहीं चला। चेन गुओफेंग खाली नजरों से अपने पैरों के पास पड़े कीड़े को देखता रह गया। ये सोल डिवॉवर वर्म है। ये इंसानी दिमाग और समझ पर असर डाल सकता है। एक बार शरीर में घुस जाए तो खास हार्मोन छोड़ता है जिससे इंसान उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर देता है। जनरल ने धीरे धीरे समझाया। मिस टाउन में रहते वक्त तुमने ऐसा पानी पिया था जिसमें सोल डिवॉवर वर्म के अंडे थे। कुछ दिनों बाद ये कीड़े पूरी तरह तैयार हो गए। किस्मत अच्छी थी कि ये अभी कमजोर थे और तुम्हारी सोच पर असर नहीं डाल पाए। सोल डिवॉवर वर्म। सफेद मोटे से लार्वा को देखते हुए और मिस टाउन की सारी घटनाएं याद करते हुए तीनों के दिलों में ठंड उतर गई। एपिसोड 118, रॉयल जजमेंट कोर्ट। उग। लिन शियाओ युए और शी लेई ने भी कीड़े उगल दिए। मन से तैयार होने के बावजूद जब उन्होंने अपने शरीर से निकलते कीड़ों को देखा तो उल्टी जैसा एहसास और डर की लहर रोक नहीं पाए। सर, आपको कैसे पता चला कि हमारे अंदर सॉइल डिवॉवर वर्म है? चेन गुओफेंग ने पूछा। लेफ्टिनेंट जनरल ने धीरे से जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसका नाम है छिन तियान, वही जिसे तुम लोग पहले ट्रैक कर रहे थे। छिन तियान, वो बदमाश? लिन शियाओ युए गुस्से में बोल पड़ी। उस बदबूदार अटैक को वो अब तक नहीं भूली थी। लेफ्टिनेंट जनरल को उसके रिएक्शन पर थोड़ी हैरानी हुई, फिर उसने समझाया, मिस टाउन और 137वीं बटालियन के लोग सॉइल डिवॉवर वर्म के कंट्रोल में हैं। ये सच्चाई छिन तियान ने ही खोजी। इसके बाद उसने गहराई से जांच की, ब्रेन वर्म और उसे कंट्रोल करने वाले बीस्ट मास्टर को ढूंढा और दोनों को मार दिया। क्या? चेन गुओफेंग और उसके साथियों को यकीन नहीं हुआ। वो कई दिन बटालियन में रहे थे, उन्हें लगा था कि कुछ लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पूरा कैंप ही कीड़ों की कठपुतली बन चुका है। और सिर्फ कैंप ही नहीं, पूरा मिस टाउन। ब्रेन वर्म, बीस्ट मास्टर, आखिर वो क्या प्लान कर रहे थे? सर, छिन तियान के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट था, चेन गुओफेंग ने हिचकते हुए पूछा। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, वो वापस ले लिया गया है। इतना ही नहीं, ऊपर वाले उसे इनाम देने पर भी विचार कर रहे हैं। वो पूरी तरह डिजर्व करता है। शी लेई ने सिर हिलाते हुए कहा।
छिंतियान ने हम सबको और पूरे मिस टाउन को बचाया। मौका मिला तो हम तीनों को खुद जाकर उसे थैंक यू कहना चाहिए। हाँ, चेन गुओफेंग ने भी सहमति जताई। छिंतियान को थैंक यू? लिन शियाओ युए की भौहें तन गईं। वो तो उसे थैंक यू कहने से बेहतर उसके मुंह में गोबर डालना पसंद करती, और अब उससे कहा जा रहा था कि शुक्रिया अदा करे। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े सफेद कीड़ों पर पड़ी। लिन शियाओ युए ने होंठ भींचे, एक लंबी सांस ली और मन में कहा, ठीक है, मैं उसे थैंक यू कह दूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पहले गोबर फेंक दूंगी, फिर थैंक यू कह दूंगी। कुछ देर बाद धड़ाम, मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक खुला और मिलिट्री यूनिफॉर्म में कई लोग अंदर घुस आए। तुम लोग किस डिपार्टमेंट से हो? दिख नहीं रहा कि यहाँ मीटिंग चल रही है? एक स्टाफ ऑफिसर गुस्से में चिल्लाया। ग्रुप के आगे खड़ा आदमी सीधे टेबल के सिरहाने बैठे शाहू यांग की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा, अपनी आईडी निकाली और शांत आवाज में बोला, कमांडर शाहू यांग, मैं एज्योर वुड स्टार रीजन के मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से ली यून से हूँ। हेडक्वार्टर का आदेश है कि आप हमारे साथ एज्योर वुड स्टार चलें जांच के लिए। क्या? ली यूनसे के शब्द बम की तरह गिरे और पूरा मीटिंग रूम सन्न रह गया। शाहू यांग सिल्वर ग्रे स्टार मिलिट्री डिपार्टमेंट का डिप्टी कमांडर था। इतना बड़ा अफसर अगर सबके सामने यूं ले जाया जा रहा है तो साफ था कि मामला बेहद गंभीर है। सबकी नजरें घबराहट के साथ शाहू यांग पर टिक गईं। मिलिट्री में गुटबाजी बहुत मायने रखती है। अगर ऊपर वाला फंस जाए तो नीचे वालों पर भी आंच आना तय होता है। शाहू यांग के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। वो खड़ा हुआ और बोला, कम से कम ये तो बता सकते हो कि मामला क्या है? ली यूनसे ने सिर हिलाया। कमांडर शाहू, आप नियम जानते हैं, कुछ बातें पब्लिक में नहीं कही जा सकती। शाहू यांग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो क्या मैं कम से कम एक कॉल करके आपकी पहचान वेरीफाई कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं। ली यूनसे ने हाथ आगे बढ़ाया। आपके पास 2 मिनट हैं। शाहू यांग मीटिंग रूम से बाहर निकला, कॉरिडोर के एक कोने में खड़ा होकर कॉल की। दूर से ली यूनसे देख रहा था। कॉल के दौरान शाहू यांग का चेहरा और भी पीला पड़ता गया। ली यूनसे की आंखों में हल्की सी तंज भरी मुस्कान आ गई। कमांडर शाहू, आपके 2 मिनट पूरे हुए। ली यूनसे आगे बढ़ा, एक पर्पल सिरिंज निकाली और बोला, आप चाहेंगे कि मैं आपको स्पिरिचुअल इनहिबिटर लगाऊं या आप खुद लगाएंगे? उस क्रिस्टल जैसी पर्पल सिरिंज को देखते ही शाहू यांग का चेहरा राख जैसा हो गया, मानो वो एक पल में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। कांपते हाथ से उसने सिरिंज ली और बेबसी से बोला, मैं खुद कर लूंगा। सिर्फ 2 दिनों में सिल्वर ग्रे स्टार के 5 बड़े मिलिट्री अफसर गिर चुके थे। इनमें डिप्टी कमांडर शाहू यांग के अलावा 45वें लीजन का कमांडर, स्पेशल वॉरफेयर मैनेजमेंट ऑफिस का डायरेक्टर और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल थे। गिरफ्तारियों के बाद 7th ब्यूरो और मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने भयानक करप्शन के ढेरों केस उजागर किए। एज्योर वुड स्टार से आई जांच टीम को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि सिल्वर ग्रे स्टार की मिलिट्री इतनी सड़ चुकी है। अगर ये चलता रहता तो मिलिट्री एम्पायर की नहीं, किसी की पर्सनल आर्मी बन जाती। वहीं दूसरी तरफ, मैं बस इतना ही जानता हूँ। छिंतियान कई लोगों के बीच बैठा शांत आवाज में बोला, मेजर छिंतियान, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। काले यूनिफॉर्म में तलवार और तराजू के निशान वाला रॉयल जजमेंट कोर्ट का इन्वेस्टिगेटर खड़ा हुआ और उसने छिंतियान की तरफ हाथ बढ़ाया। छिंतियान ने हाथ मिलाया। उसी वक्त उसे पता चला कि एम्पायर के अंदर एक बेहद ताकतवर लॉ एनफोर्समेंट संगठन है, रॉयल जजमेंट कोर्ट। शुरुआत में ये कोर्ट अलग अलग स्टार रीजन में स्पिरिचुअलिस्ट अपराधों को संभालने के लिए बनाई गई थी, लेकिन लोकल एजेंसियों से अधिकारों की टकराहट के कारण इसकी हालत काफी अजीब रही। फिर जब पिछले सेक्ट लीडर ने जिम्मेदारी संभाली तो कोर्ट रॉकेट की तरह फैल गई और एम्पायर के स्पिरिचुअलिस्ट्स के लिए सबसे डरावनी संस्था बन गई। वो लीडर कोई और नहीं बल्कि एम्पायर के टॉप 10 मार्शल्स में से एक मार्शल लिन शुआनचिंग था। शायद एक ही सुपीरियर के अंडर होने की वजह से इन्वेस्टिगेटर छिंतियान के प्रति थोड़ा फ्रेंडली था और उसने उसके बयान में कुछ छिपी बातों को ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। मेजर छिंतियान, फिलहाल आप फ्री हैं, लेकिन सिल्वर ग्रे स्टार छोड़ नहीं सकते, इन्वेस्टिगेटर ने गंभीरता से कहा। ठीक है, छिंतियान ने सिर हिलाया। सच कहें तो उसे लगा था कि उससे लंबी पूछताछ होगी और शायद हिरासत में भी रखा जाएगा। इतनी जल्दी आजादी मिलना उसे खुद भी हैरान कर गया। उसे यानछिंग से पता चला था कि उसका अरेस्ट वारंट हट चुका है और ऊपर वाले उसके प्रमोशन और इनाम पर विचार कर रहे हैं। ऑफिशियल नोटिस जल्द आने वाला था। बाहर निकलकर नीले आसमान को देखते हुए छिंतियान के अंदर एक अजीब सी राहत फैल गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कमरे के अंदर ये छिंतियान वाकई कमाल का है। सतर्क, होशियार, एक्टिव और बहुत शार्प। ऐसा टैलेंट कम ही मिलता है। कैप्टन, क्या हम उसे अपने जजमेंट कोर्ट में ट्रांसफर कराने की एप्लीकेशन दे सकते हैं? एक दुबले इन्वेस्टिगेटर ने कहा। आमतौर पर 7th ब्यूरो और जजमेंट कोर्ट के बीच स्टाफ ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन चूंकि दोनों का सुपीरियर एक ही था, अगर मार्शल लिन बोल दें तो ट्रांसफर कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, मेरे दिमाग में भी यही है, कैप्टन ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा।
ये मिशन खत्म होने के बाद हम ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, शुरुआती तैयारी काफी हो चुकी है, अब काम शुरू करते हैं। मिलिट्री के अंदरूनी निरीक्षण में अक्सर फटाफट कार्रवाई होती है, कई बार बिना पक्के सबूत के भी, लेकिन जजमेंट कोर्ट लॉ एनफोर्समेंट बॉडी है, उसे सबसे सख्त नियमों का पालन करना होता है। हर गिरफ्तारी पुख्ता सबूतों पर आधारित होती है। अब उनकी अगली जांच का टारगेट था वेन चेंगशन और वेन फैमिली। एपिसोड 119 स्टार मून सिटी सीक्रेट फैक्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार मून सिटी में आपका स्वागत है। स्टेशन के अंदर एक मीठी अनाउंसमेंट गूंजी। छिंतियान बैकपैक लिए स्टेशन से बाहर निकला और एक आम टूरिस्ट की तरह स्टार मून सिटी की सड़कों पर चलने लगा। गहरा नाइट स्काई काले मखमल की तरह लग रहा था, जिस पर अनगिनत चमकते सितारे जड़े थे। सड़कों पर होवर कार्स और उड़ने वाले डिवाइसेस उल्काओं की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे। सड़क के दोनों तरफ लाइट कॉलम से नरम लेकिन तेज रोशनी निकल रही थी, जो पूरी सड़क को चमका रही थी। सिटी सेंटर में एक विशाल एनर्जी टावर खड़ा था। वही स्टार मून सिटी का एनर्जी हब और पहचान था। टावर का टॉप किसी फटने वाले सितारे की तरह चमक रहा था, ऊपर चांद और सितारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हुए। स्टार मून सिटी टेक्नोलॉजी और आर्ट का परफेक्ट मिक्स था। 60 मिलियन से ज्यादा की आबादी के साथ ये सिल्वर ग्रे स्टार के टॉप 10 मेगा सिटीज में गिना जाता था। एक उजाड़ छोटे से टाउन से निकलकर इतनी मॉडर्न सिटी में आना छिंतियान को अजीब सा लग रहा था, जैसे वो अतीत से सीधे भविष्य में आ गया हो। रिजर्व किए गए होटल पहुंचकर उसने बैकपैक रखा, शावर लिया, फिर कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। वो बेड पर पालथी मारकर बैठा और रोज की तरह कल्टीवेशन शुरू कर दी। इस बार उसने ऑर्डर बदला था। पहले फ्रॉस्ट मेडिटेशन टेक्निक, फिर शैडो थंडर प्रिजन टेक्निक। उसने दिमाग में बर्फ और हिम की कल्पना की। उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरे कमरे में फैल गई और पल भर में तापमान कई डिग्री गिर गया। स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी जागने के बाद उसकी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्पीड हैरान कर देने वाली हो गई थी। हर सेशन के बाद पावर में साफ बढ़ोतरी महसूस होती थी। कभी कभी वो सोचता, क्या उसे स्पिरिट मेज का रास्ता चुन लेना चाहिए, वरना ये टैलेंट कहीं वेस्ट न हो जाए। वक्त गुजरता गया और मेडिटेशन टेक्निक लगभग खत्म होने वाली थी। उसी पल कमरे में अचानक एक परछाई उभरी, जैसे जमीन की शैडो से निकल रही हो। स्विश। छिंतियान ने आंखें खोली और शांत आवाज में कहा, तुम आ गए। धप। वो परछाई एक घुटने पर झुक गई, सिर नीचे करते हुए बोली, मास्टर। छिंतियान ने उंगलियां चटकाईं। स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा हुई और कमरे की लाइट्स चल उठीं। काले कपड़ों में एक आम सा दिखने वाला आदमी उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में पूरा सम्मान झलक रहा था। लीची, खड़े हो जाओ। छिंतियान ने नाइट डेमन अपोस्टल के कंधे पर हाथ रखा। पहले लीची को उस पर नजर रखने का काम दिया गया था। वो हमेशा उसके आसपास रहता था। मिस टाउन ट्रांसफर से पहले लीची को दूसरा टास्क मिला और वो स्टार मून सिटी आ गया। इस बार छिंतियान जानना चाहता था कि लीची क्या कर रहा है। शायद यही वेन फैमिली को गिराने का ब्रेक थ्रू बन जाए। जी। लीची खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सम्मान जरा भी कम नहीं हुआ। सिर्फ आधे महीने में उसे महसूस हो रहा था कि उसके मास्टर का दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, जैसे उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ हो। लीची, स्टार मून सिटी आने के बाद इन आधे महीने में तुमने जो भी किया सब बताओ। छिंतियान ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। जी। लीची ने सिर हिलाया और बीते आधे महीने की कहानी सुनाने लगा। असल में मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। छिंतियान से अलग होने के बाद लीची को पहले स्टार मून सिटी के पास ब्लू मून फॉरेस्ट भेजा गया था, जहां उसे टियर 4 और उससे ऊपर के स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करना था। स्पिरिट बीस्ट्स को मारने के बाद कुछ खास लोग उनकी लाशें सिटी के बाहर मौजूद एक फैक्ट्री तक पहुंचाते थे। शायद उसके शानदार परफॉर्मेंस की वजह से कुछ ही दिनों बाद लीची को उसी फैक्ट्री की सिक्योरिटी में लगा दिया गया। वो फैक्ट्री बहुत रहस्यमयी है। ट्रांसपोर्ट टीम और गार्ड्स के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है, लीची रुका, फिर बोला, हर दिन बड़ी संख्या में स्पिरिट बीस्ट्स की लाशें वेयरहाउस में लाई जाती हैं, लेकिन अगली सुबह वेयरहाउस खाली होता है। ये सुनकर छिंतियान की भौहें उठ गईं। पक्का? कोई भी लाशें बाहर नहीं ले जाता? पक्का? लीची ने जोर से सिर हिलाया। अजीब है। छिंतियान ने ठुड्डी सहलाई। सिर्फ अंदर आना, बाहर कुछ नहीं जाना, और वो भी सिर्फ स्पिरिट बीस्ट्स की लाशें। इस फैक्ट्री में जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। वैसे आपको बुलाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? छिंतियान ने पूछा। कोई दिक्कत नहीं, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। आने से पहले मैंने दोनों को सुला दिया था। लीची ने कहा। सावधान रहना अच्छा है। छिंतियान बोला, तुम वापस जाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगा। जी। लीची ने खिड़की खोली। काली धुंध फैली और वो एक कौवे में बदलकर दूर उड़ गया। कुछ देर उड़ने के बाद लीची ने पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। देखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूं। एक शांत आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी। लीची चौंक गया। उसके पंख 2 बार और फड़फड़ाए। मास्टर, आप? बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग में सोचो।
ये मेरी स्पिरिचुअल लिंक एबिलिटी है, बिना बोले बात हो जाती है। इसकी आदत डाल लो, आगे मैं इसी तरह तुमसे कांटेक्ट करूंगा। जी। लीची उड़ता रहा और फैक्ट्री की तरफ बढ़ गया। मन ही मन उसने सोचा, मास्टर दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, इतना भी ओवर पावर नहीं हूं। उसके दिमाग में हल्की हंसी गूंजी। लीची का शरीर एक पल को सख्त हो गया। उसे अचानक लगा कि ये एबिलिटी उतनी अच्छी भी नहीं है, कोई सीक्रेट छुपा ही नहीं सकता। कुछ देर बाद कौवा फैक्ट्री की छत पर उतरा। काली धुंध लहराई और अगले ही पल लीची शैडो जंप के जरिए मॉनिटरिंग रूम में वापस आ गया। वो दरवाजे तक गया, बाहर निकलने से पहले लगाए गए छोटे से ट्रैप को चेक किया। कोई हलचल नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। लीची, मैं उन दोनों को देख रहा हूं, उनकी हालत बताओ। जी। लीची मॉनिटर के सामने बैठा और मन ही मन बोला, वो दोनों, एक शांग मिंगी है और दूसरा सु हावान। दोनों वेन फैमिली द्वारा पाले गए स्पिरिचुअलिस्ट हैं। उनकी वफादारी शैडो डिवीजन के मेंबर्स से भी कम नहीं। शांग मिंगी टियर 5 4 स्टार विंड एलिमेंट स्पिरिट मेज है और सु हावान टियर 4 3 स्टार अर्थ एलिमेंट स्पिरिचुअल मार्शल आर्टिस्ट है। दोनों मुझसे ऊपर रैंक करते हैं, लेकिन किसी के पास भी ब्लड लाइन एबिलिटी नहीं है। टियर 4 और टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट्स की रखवाली वाली फैक्ट्री ये साफ बता रही थी कि अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। छिन तियान की नजरें गहरी हो गईं। वो आसमान में ऊंचाई पर खड़ा था। नाइट डेमन विंग्स लगातार हिल रहे थे। उसकी ऑरा पूरी तरह कंट्रोल में थी और उसका शरीर इनविजिबल स्टेट में था। फैक्ट्री बाहर से नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसे अंदर से खतरे का एहसास हो रहा था। इसी वजह से उसने अभी तक शैडो जंप से सीधे वेयरहाउस में घुसने का फैसला नहीं किया था। लीची और वो दो स्पिरिचुअलिस्ट शायद सिर्फ पहली सिक्योरिटी लेयर थे। अंदर और भी खतरनाक गार्ड्स छिपे हो सकते थे। अभी जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। स्विश। मॉनिटरिंग रूम के अंदर लीची ने अचानक सिर घुमाया। उसके बगल में एक गोल ब्लैक गेट चुपचाप उभरा और उसमें से एक शख्स बाहर कदम रखता हुआ निकला। ये। लीची की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि छिन तियान ने इतनी ताकतवर स्पेस एबिलिटी भी सीख ली है। हैरान मत हो, ये भी मेरी एक एबिलिटी है, छिन तियान ने दिल में कहा। नाइट डेमन अपोस्टल के सामने उसे अपनी ताकत ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं थी। एपिसोड 120 सब्टल इन्वेस्टिगेशन। लीची, कल ये चीज पानी में मिला देना और ध्यान रखना कि वो दोनों इसे पी लें। छिन तियान ने एक ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल लीची को देते हुए कहा, ये बस नॉर्मल पानी की बोतल है, इसमें सिर्फ थोड़े से वर्म एग्स डाले गए हैं। पीने के बाद उन्हें कुछ भी फील नहीं होगा। ब्रेन वर्म की स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी इनहेरिट करने के बावजूद बॉडी स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से छिन तियान खुद सोल डिवावरिंग वर्म के एग्स पैदा नहीं कर सकता था। खुशकिस्मती से हर बार जब ब्रेन वर्म अंडे देता था तो उनकी संख्या लाखों में होती थी। सफेद कपड़ों वाला वो युवक इतने सारे वर्म एग्स यूज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक्स्ट्रा एग्स को स्पेशल कंटेनर्स में सील करके एक सीक्रेट गुफा में छुपा दिया था। उस वक्त हुए ब्लास्ट का उस गुफा पर कोई असर नहीं पड़ा। युवक की यादें हासिल करने के बाद छिन तियान ने उस गुफा को ढूंढ लिया और सारे वर्म एग्स को बीस्ट रियल्म में स्टोर कर दिया। बीस्ट रियल्म और उसका स्पेशल बैग दोनों सब प्लेन थे, लेकिन दोनों में फर्क था। स्पेशल बैग के अंदर टाइम रुका रहता था और उसमें जिंदा चीजें स्टोर नहीं हो सकती थी। जो भी रखा जाता था वो उसी हालत में बना रहता था, इसलिए ये खाने, मेडिसिनल हर्ब्स जैसी टाइम सेंसिटिव चीजों के लिए परफेक्ट था। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट रियल्म एक ऐसा सब प्लेन था जिसमें जाने और निकलने के लिए सीक्रेट टेक्निक चाहिए होती थी। ये थोड़ा अनकन्वीनियंट था, लेकिन इसमें जिंदा प्राणी रह सकते थे। ऑन फैमिली इसी बीस्ट रियल्म को पर्सनल बीस्ट टैमिंग स्पेस की तरह यूज करती थी। दोनों की अपनी अपनी यूज वैल्यू थी। हालांकि वर्म एग्स अभी हैच नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। इसलिए छिन तियान ने काजिक को एक बड़ा पैक थमाया और सारे वर्म एग्स बीस्ट रियल्म में भिजवा दिए। जब जरूरत पड़ती काजिक उन्हें बाहर ले आता, बिल्कुल एक भरोसेमंद डिलीवरी वाले की तरह। लीची ने बॉटल ली और सिर हिलाया। जी मास्टर। उसने न मास्टर के इरादों के बारे में पूछा, न ही वर्म एग्स के इस्तेमाल को लेकर सवाल किया। एक सबऑर्डिनेट के तौर पर उसका काम बिना शर्त आज्ञा मानना था। एक और बात, मैंने जो वेन फैमिली के क्राइम मटेरियल्स ऑर्गेनाइज करने को कहा था, उसका क्या स्टेटस है? छिन तियान ने पूछा। लीची बोला, मास्टर, सब मटेरियल सॉर्ट कर लिए हैं। क्या अभी चाहिए? अभी नहीं, छिन तियान ने हाथ उठाते हुए कहा। 10 दिन बाद ये सारे मटेरियल्स इस अकाउंट पर अनोनिमसली भेज देना। ये कॉन्टैक्ट जजमेंट कोर्ट के इन्वेस्टिगेटर ने छोड़ा था। अभी सबूत भेजना बहुत ज्यादा जल्दबाजी और प्लान लगेगा। 10 दिन में जजमेंट कोर्ट खुद वेन फैमिली के कुछ क्राइम्स खोद निकालेगा। उस टाइम भेजना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जी ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं फिलहाल स्टार मून सिटी में ही रहूंगा। छिन तियान की आंखों में अजीब सी चमक आई। मुझे सच में देखना है कि इस फैक्ट्री के नीचे क्या सीक्रेट छुपा है। अगले दिन लीची ने बड़ी आसानी से वर्म एग्स पानी में मिला दिए और अपनी आंखों से शांग मिंगी और सु हावान को वो पानी पीते हुए देखा।
उसके बाद छिंतियान ने अपनी असली पहचान से दूसरे शहर का फ्लाइट टिकट खरीदा। वहां पहुंचकर वो रात के अंधेरे में चुपचाप वापस स्टार मून सिटी लौट आया। फिर उसने फैक्ट्री की सीक्रेट निगरानी जारी रखी। हर दिन रात 10 से 10:30 बजे के बीच एक काफिला आता और स्पिरिट बीस्ट की लाशों से भरे लोहे के बॉक्स वेयरहाउस में उतारे जाते। लीची और बाकी 2 लोग चेक करते कि कोई जिंदा चीज अंदर न जाए। उसके बाद ही काफिले को फैक्ट्री में एंट्री मिलती। वेयरहाउस का दरवाजा बंद होने के बाद अगले दिन तक उसे खोलने की इजाजत नहीं होती थी। ये वैन फैमिली का बनाया हुआ रूल था और तीनों हमेशा उसे फॉलो करते थे। एक हफ्ता बीत गया। शांग मिंगी और सू हावान के अंदर मौजूद सोल डिवावरिंग वर्म्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। टियर 4 और टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट्स की सोल्स इन वर्म्स के लिए बेस्ट ग्रोइंग ग्राउंड थीं। कुछ ही दिनों में वर्म्स इतने स्ट्रांग हो गए कि वो दोनों के इमोशंस को अफेक्ट करने लगे। हालांकि वो उन्हें मिस टाउन के लोगों की तरह पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन गुस्सा, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी जैसी फीलिंग्स को जरूर ट्रिगर कर सकते थे। इसी पॉइंट पर छिंतियान ने फैसला किया कि अब मूव लेने का टाइम आ गया है। रात के वक्त, ओल्ड सू, आज तेरी ड्यूटी है। शांग मिंगी हंसते हुए बोला, मैं पहले सोने जा रहा हूँ, तू देखता रह, टेंशन मत ले। सू हावान ने सिर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ शांग मिंगी और लीची अपने अपने कमरों में सो गए, जबकि सू हावान मॉनिटरिंग रूम में बैठा स्क्रीन को घूर रहा था। काफी सीरियस लग रहा था। कुछ घंटों बाद उसके दिल में बेचैनी सी उठने लगी। कितना बोरिंग है, मैं टियर 4 स्पिरिचुअलिस्ट होकर सिक्योरिटी गार्ड की तरह यहाँ क्यों बैठा हूँ। अब वो और नहीं बैठ पाया। वो उठकर बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने निकल गया। सितारों और चांदनी की रोशनी साथ में चमक रही थी। इस शहर का नाइट स्काई सच में खूबसूरत था। फैक्ट्री के अंदर धीमी रोशनी में चलते हुए सू हावान को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। थोड़ी देर में वो वेयरहाउस के दरवाजे तक पहुंच गया और उसके दिल में अचानक जबरदस्त क्यूरियोसिटी जाग उठी। इस वेयरहाउस के अंदर आखिर है क्या? बॉस हमें रात में अंदर जाने से क्यों मना करता है? सू हावान दरवाजे के सामने आगे पीछे टहलने लगा। हर कदम के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नहीं, अब तो देखना ही पड़ेगा। बस एक झलक देखूंगा और तुरंत बाहर आ जाऊंगा। उसने दांत भींचे। आखिरकार क्यूरियोसिटी ने रीजन को हरा दिया। उसने वेयरहाउस का दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर चला गया। वेयरहाउस में न खिड़कियां थीं, न लाइट्स जली हुई थीं। दरवाजे की दरार से आती चांदनी के सहारे वो अंदर और आगे बढ़ा। अजीब है, रोज इतने बॉक्स आते हैं, लेकिन यहाँ एक भी नहीं दिख रहा। सब गए कहाँ? वो खुद से बुदबुदाया। तभी उसे बगल से अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसकी आंखों के सामने खून से भरी लाल आंखों की एक जोड़ी थी। एक खून की भूखी जबड़े वाली शक्ल ने एक ही बार में सू हावान को निगल लिया। चर्र चर्र, हड्डियों के टूटने की आवाज कुछ पल तक गूंजी, फिर सब शांत हो गया। वेयरहाउस फिर से साइलेंट हो गया और उसका दरवाजा धीरे से बंद हो गया। ऊपर आसमान में छिंतियान ने अचानक आंखें खोल दी। सू हावान के अंदर मौजूद सोल डिवावरिंग वर्म की वजह से छिंतियान उसकी नजर से सब कुछ देख पा रहा था। जैसा मैंने सोचा था, वेयरहाउस के अंदर सिक्योरिटी की दूसरी लेयर भी है। छिंतियान की आंखें चमक उठीं। उसके बीस्ट इंस्टिंक्ट्स ने पहले ही उसे इस वेयरहाउस के खतरे का एहसास करा दिया था। इसलिए उसने सीधा एंट्री लेने के बजाय सबसे कमजोर सू हावान को टारगेट किया और वर्म से उसकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर करवाई। रिजल्ट बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक निकला। वेयरहाउस के अंदर एक पावरफुल फेयरस बीस्ट था जो टियर 4 स्पिरिचुअलिस्ट को एक बाइट में खा सकता था। शायद वो टियर 5 हाई ब्लड लाइन वाला बीस्ट था या फिर टियर 6। मामला पेचीदा है। लगता है अब घुमावदार प्लान बनाना पड़ेगा। छिंतियान